कहानी की शुरुआत रिकी नाम के एक लड़के से होती है जिसे मर्डर के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगर ये कोई आम जेल होती तो शायद उसके लिए ये 10 साल आसानी से कट जाते, लेकिन ये भविष्य की जेल है। सन 2001 के बाद दुनिया भर की सरकारों ने सभी जेलों को प्राइवेट कर दिया था, जिसका मतलब है कि इन 4 दीवारों में वार्डन का अपना ही कानून चलता है। ये पैसों के भूखे लालची लोग इन कैदियों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी जेल में किसने कदम रखा है। कैदियों से भरी एक बस जेल की चेक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन में आती है। बाकी जेलों की तरह ये भी एक प्राइवेट जेल है। एक एक करके सभी कैदी अपना नाम और अपने गुनाह जेल के अफसरों के सामने कबूल करते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कैदी अपने तेवर दिखाने लगता है। उसका नाम है रिकी, जिसे मर्डर के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गार्ड्स के ऑर्डर्स को अनदेखा करते हुए वो सीधे मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, पर अचानक डिटेक्टर शोर करने लगा। गार्ड्स को लगा रिकी के पास कोई हथियार है, लेकिन एक्सरे से जो सामने आता है वो चौंकाने वाला था। रिकी की छाती में 5 गोलियां फंसी हुई थीं। गार्ड्स ने पूछा, तुमने इन्हें निकलवाया क्यों नहीं? जिस पर रिकी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसने इन्हें याद के तौर पर रखा है। जब तक मैं जिंदा हूं ये मेरे साथ रहेंगी। साफ पता चल रहा था कि रिकी कोई आम इंसान नहीं था। उसके अंदर दर्द सहने की असहनीय शक्ति थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जेल 4 हिस्सों में बटी हुई है और हर ब्लॉक को एक कैदी कंट्रोल करता है, जिन्हें वार्डन ने ही चुना है। वार्डन इस जेल का सबसे पावरफुल आदमी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट वार्डन, जो उसके ना रहने पर सब कुछ कंट्रोल करता है। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कुछ कैदी परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसकी लकड़ी की ट्रेन तोड़ दी, जो उसने अपने बेटे के लिए बड़ी मेहनत से बनाई थी। बाकी कैदी बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। पता चला कि इस आदमी की कुछ ही दिनों में बेल होने वाली थी, लेकिन जेल के कप्तान का राइट हैंड सैमुअल उसे धमकी देता है कि जब तक मैं इजाजत ना दूं तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में आ जाता है और वुड स्लाइसर उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सैमुअल फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और उसी स्लाइसर से उसका मुंह बेरहमी से छील देता है। उसकी चीखें सुनकर गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन मदद करने की बजाय उन्होंने सैमुअल को वहां से जाने दिया और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। सैमुअल जैसे ही आगे बढ़ा, रिकी ने उसके रास्ते में टांग अड़ा दी, जिससे वो सीधा कीलों के ऊपर जा गिरा। सैमुअल दर्द के मारे चिल्लाने लगा, पर उसके साथियों ने रिकी से उलझना ठीक नहीं समझा और सबसे पहले अपने बॉस को डॉक्टर के पास ले गए। सैमुअल की जान तो बच गई, पर वो एक आंख से अंधा हो गया था। उसने रिकी को मारने का सोचा, लेकिन तभी उसके एक आदमी ने कहा, बॉस, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम मैड ड्रैगन से उसका काम तमाम करवा सकते हैं। मैड ड्रैगन एक बेहद खतरनाक और ताकतवर कैदी था, जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। फिलहाल उसे आइसोलेशन में रखा गया है क्योंकि उसने वार्डन के घोड़े को खा लिया था। अगले दिन सैमुअल ने गार्ड्स को रिश्वत दी और कहा कि मैड ड्रैगन को रिहा कर दो ताकि वो रिकी को मार सके। वहीं दूसरी ओर हम उस बूढ़े कैदी को देखते हैं जिसे एक गार्ड अपने पास बुलाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी रिहाई को कैंसिल कर दिया गया है। अब उसे अपनी पूरी सजा काटनी होगी। ये सुनकर वो बूढ़ा कैदी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और उनसे रहम की भीख मांगी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। उल्टा उन लोगों ने उसे खूब पीटा और वहां से चले गए, जैसे वो इंसान नहीं, बस एक बोझ हो जो अब किसी काम का नहीं। इस बेरहम सिस्टम से टूटकर आखिरकार उस बूढ़े कैदी ने खुदकुशी कर ली। रात में गार्ड्स ने जब देखा कि वो रस्सी से लटक रहा है तो उसकी लाश को नीचे उतारा गया। सभी कैदी बस उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसे यहाँ टॉर्चर किया जाता था और उसे सैमुअल में सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। रिकी अपनी सेल में चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था। जब गार्ड्स उसकी लाश को बाहर ले जा रहे थे तो रिकी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये मर चुका है, कम से कम मरने के बाद तो उसे बख्श दो। रिकी ने उसकी बेड़ियां तोड़ दी। उसने उसकी ट्रेन भी ठीक कर दी थी जो बूढ़े कैदी ने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, पर अफसोस, अब उसका बेटा अपने पापा से कभी नहीं मिल पाएगा। अपने अंदर पनप रहे गुस्से को बाहर निकालने के लिए रिकी तेज तूफान में कुंग-फू करने लगा। उसे समझ आ गया था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे हर दिन लड़ना होगा, नहीं तो उसका अंजाम भी यही होगा। अगले दिन जब सभी कैदी नहा रहे थे, तभी गार्ड ने सभी को बाहर जाने को कहा। रिकी अब उन लोगों के बीच अकेला था। कुछ ही देर में वहां मैड ड्रैगन आया। रिकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैड ड्रैगन ने उसे एक जोर का पंच मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। रिकी शुरुआत में उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस आदमी को यहाँ उसे मारने के लिए भेजा गया है,
तो उसने बिना देर किए मैड ड्रैगन के पेट में इतनी जोर से पंच मारा कि उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर भी सैमुअल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और रिकी को मारने की कोशिश की, लेकिन रिकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ दी और अपने हाथ में फंसी कील को ऐसे निकाल फेंका जैसे कि उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। उनकी चीख सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए, लेकिन सैमुअल को बचाने में उन्होंने देर कर दी क्योंकि रिकी उसका काम तमाम कर चुका था। उस पल किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिकी को रोक सके, पर रिकी ने बिना किसी विरोध के अपने आप ही सरेंडर कर दिया। गार्ड्स उसे ले ही जा रहे थे कि तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन उन्हें रोक लेता है। रिकी की ताकत से वो काफी इम्प्रेस हुआ था। उसने रिकी को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन रिकी उसके ऑफर को ठुकराते हुए वहां से चला गया। मैड ड्रैगन के पंच की वजह से रिकी की छाती में फंसी गोलियां अपनी जगह से हिल गई थीं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, लेकिन उसने दर्द से अपना ध्यान हटाया और उसे सहने की कोशिश की। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम यंग रिकी को देखते हैं जो उस वक्त हाई स्कूल में था। एक दिन जब वो अपने माता पिता की कब्र पर गया तो उसने देखा कि वहां एक अनजान आदमी पहले से खड़ा होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। रिकी को पता चला कि ये उसके अंकल हैं जिन्हें बचपन से ही उसकी सुपर पावर के बारे में पता था। वो हमेशा दूर से उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो सामने आकर रिकी को वो सब कुछ सिखाएं जिससे वो एक महान फाइटर बन सके। रिकी ने उन्हें अपने कुछ मूव्स दिखाए, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंकल पर अटैक किया, उसके अंकल ने एक ही पंच में रिकी को धूल चटा दी। उसी पल रिकी को समझ आ गया कि वो अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उसके अंकल ने उसे सिखाया कि कैसे दिमाग और शरीर पर काबू पाया जाता है। जल्द ही रिकी इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों से यूं तोड़ दिया करता था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रिकी पूरी रात सोया नहीं था। सुबह गार्ड्स उसे उठाकर असिस्टेंट वार्डन के ऑफिस ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वार्डन की पूरी टेबल खाने से सजी हुई थी। उसकी एक आंख नकली थी और हाथ भी कटा हुआ था, जिसकी जगह उसने एक हुक लगा रखा था। वार्डन ने गार्ड्स से कहा कि वो रिकी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाए। रिपोर्ट के मुताबिक रिकी ने मर्डर किया था। उसका ना कोई परिवार था, ना कोई जानने वाला। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि रिकी बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में ही रखा जाना चाहिए। हर कैदी को जेल में आने से पहले अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता था, लेकिन रिकी की रिपोर्ट में पिछले 2 सालों का कोई जिक्र नहीं था। वार्डन ने पूछा, तो बताओ, उन 2 सालों में तुम कहाँ थे? इस बीच तुमने क्या किया? लेकिन अपनी धमकियों के बाद भी वो रिकी का मुंह नहीं खुलवा सका। आखिर में वार्डन उसे एक लेटर दिखाता है जिसे किसी ने उसके लिए भेजा था। रिकी जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, वार्डन ने उसके हाथ में अपने नुकीले हुक फंसा दिए और उस पर एक के बाद एक जोरदार मुक्कों की बारिश कर दी। उस लेटर के अंदर एक तस्वीर थी जिसे वार्डन ने अपने हाथों से मसलकर फाड़ दिया। ये देखकर रिकी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने एक हाथ से टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। वार्डन बौखला गया और उसने गुस्से में रिकी पर गोली चला दी, लेकिन रिकी ने वो गोली भी अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर दी। वो चाहता तो वार्डन को मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसे एक लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला गया। उसी रात रिकी अपनी सेल में बैठा उन दिनों को याद करता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड मिसाई के साथ हंसी खुशी रहा करता था। वो अपनी बांसुरी निकालता है और एक शांत सी धुन बजाने लगता है, वही धुन जो उसे मिसाई की याद दिलाती है। लेकिन तभी एक गार्ड आता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तूने ये धुन दोबारा बजाई तो बांसुरी तोड़कर फेंक दूंगा। रिकी चुप रहा, लेकिन उसके कानों में वो धुन अब भी बज रही थी। अगले दिन कुछ कैदी एक आदमी को घेर लेते हैं। उन्हें पता चला था कि यही गार्ड्स को अंदर की बातें लीक किया करता था और उस बूढ़े कैदी की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था। वो आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांगता है और वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, पर वो उसे बख्शने वाले नहीं थे। उनमें से एक आदमी लकड़ी काटने वाली आरी से उसके टुकड़े करने वाला था, पर तभी वहां नारुमी आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। नारुमी उन्हें रूल्स बताते हुए कहता है कि यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई किसी को नहीं मार सकता। हाथ में हथियार लिए एंड्रू उसके इस फैसले का पूरी तरह से विरोध करता है। वो कहता है, सैमुअल ने रूल तोड़ा तो तुमने उसे जाने दिया, और अब ये रूल्स तोड़ रहा है तो इसे भी जाने दे रहे हो। फिर इन रूल्स का फायदा क्या? नारुमी को उसके तेवर कुछ पसंद नहीं आए। उसे लगा कि ये उसका अपमान कर रहा है, इसलिए उसने उसी आरी को उसके चेहरे पर दे मारा। साइक्लोप्स दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसे नारुमी से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और एंड्रू के मुंह में हुक फंसाकर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। वार्डन कहता है
कि रिकी की वजह से बाकियों में बहुत हिम्मत आ गई है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हर सेल में एक रिकी होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें एक सबक सिखाओ। रिकी को मार दो, बाकी सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। इसके बाद नारुमी ग्राउंड में आता है। उसने एंड्रू को एक बड़े से क्रॉस से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था, ताकि उसकी हालत देखकर कोई भी उसकी तरह बगावत करने की हिम्मत ना करे। नारुमी ने रिकी को फाइट के लिए चैलेंज किया। रिकी लड़ने को तैयार था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि वो सबसे पहले एंड्रू को छोड़ दे। नारुमी को उसे मारने के ऑर्डर्स मिले थे, ना कि सौदेबाजी करने के, इसलिए वो बिना देर किए रिकी पर टूट पड़ा। फाइट शुरू होते ही उसने रिकी की आंख में पिसे हुए कांच के टुकड़े फेंक दिए, जिससे रिकी अंधा हो गया। मौके का फायदा उठाकर नारुमी ने उसकी हाथ की नस भी काट दी। सभी कैदी रिकी के लिए चीयर करने लगे, जिसके बाद रिकी ने पाइपलाइन तोड़कर उसके पानी से अपनी आंखों को साफ किया। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था। नारुमी ने जैसे ही उस पर दोबारा जानलेवा हमला करना चाहा, रिकी ने उसके सिर पर इतनी जोर से मारा कि उसकी आंख पॉपकॉर्न की तरह बाहर निकल आई। रिकी ने अपनी कटी हुई नसें खींची और उन्हें आपस में बांधकर अपने हाथ को ठीक कर लिया। नारुमी अब हार मान चुका था। उसने अपने ही पेट में चाकू घोंपकर सुसाइड करने की कोशिश की। रिकी उसे बचाना चाहता था, पर जैसे ही वो उसके पास आया, नारुमी ने फिर से उसे धोखा दिया और अपनी इंटेस्टाइन उसकी गर्दन में लपेटकर उसे मारने की कोशिश की। रिकी ने कहा, अब बस और नहीं, और उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसकी खोपड़ी चूर चूर हो गई। इसके बाद रिकी एंड्रू को उस क्रॉस से नीचे उतारता है, लेकिन अफसोस तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सारे कैदी मिलकर वार्डन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। उन्होंने झुंड बनाकर वार्डन को घेर लिया, लेकिन उसे मारने से पहले ही दूसरे ब्लॉक के कैप्टन उन्हें रोक लेते हैं। एक ने एक कैदी का सर फोड़ दिया। ये देखकर डर के मारे सभी रिकी के पीछे छुप गए। वो चाहते थे कि रिकी उनसे फाइट करे, लेकिन रिकी किसी से भी फाइट करने से मना कर देता है। उसे दुख था कि उसकी वजह से पहले ही कई लोग मारे जा चुके थे। अब वो और खून नहीं बहाना चाहता था। उसने एंड्रू की बॉडी को अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर वहां से जाने लगा। साइक्लोप्स ने रिकी से पूछा, क्या तुम नामुरी की जगह नए कप्तान बनना चाहोगे? लेकिन रिकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो वार्डन के इशारों पर चलने वाला कोई पालतू कुत्ता नहीं था। हम वहां नारुमी के गोद लिए हुए बेटे एलन को देखते हैं, जो अपने फादर की मौत से बहुत दुखी था। उसने रिकी को एक पत्ते से धुन बजाते हुए सुना। वो भी वही आवाज निकालने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो रहा था। तभी रिकी उसके पास आया और उसे सही तरीका बताने लगा। जो कुछ उसके पिता के साथ हुआ, उसके लिए रिकी उससे माफी भी मांगता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि एलन काफी देर से चुप है। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि उन लोगों ने उसकी जीभ काट दी थी। रिकी को उसके लिए बहुत बुरा लगा। आखिर में रिकी उसे अपनी फ्लूट गिफ्ट कर देता है, जिसे वो बिना जीभ के भी आराम से बजा सकता था। बदले में एलन ने भी उसे कुछ पॉपी लीव्स दिए। रिकी ने पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिले? इन्हें उगाना गैर कानूनी है। इसके बाद एलन उसे इस जेल का सारा काला सच बता देता है। दरअसल जेल की 4 दीवारों के पीछे ओपियम की फार्मिंग की जा रही थी, जो एक तरह का ड्रग्स होता है। वोंग चूक दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब क्योंकि रिकी को सब पता चल गया था, इसलिए वो उनके लिए एक खतरा था। तीनों कैप्टन ने मीटिंग बैठाई और सोचने लगे कि उसका क्या किया जाए। वोंग चूक एलन को बुलाती है और उसे कहती है, रिकी ने ही तुम्हारे पिता को मारा है। अब समय है कि तुम उनकी मौत का बदला लो। आग में घी डालने के लिए उन्होंने उसे नारुमी की लाश दिखाई, जिसकी खाल उतरी हुई थी, और कहा, यह सब रिकी ने किया है। एलन जानता था कि रिकी इतना बेरहम नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जब वो नहीं माना तो वोंग चूक ने गुस्से में आकर उसे ही मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को किसी कचरे की तरह ग्राउंड में फेंक दिया। उसे देखने के लिए कैदियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर बाद रिकी भी वहां पहुंच गया, और जब उसने लाश के पास अपनी फ्लूट पड़ी देखी तो वो समझ गया कि ये एलन की लाश है। फिर से एक बेकसूर की मौत इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ठान लिया कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद फायर अलार्म की आवाज से पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। वोंग चुक देखती है कि रिकी ने पूरे ओपियम फार्म को जलाकर राख कर दिया था। अपनी सालों की मेहनत को इस तरह जलकर राख होता देख वोंग चूक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रिकी के सबसे वीक पॉइंट पर अटैक किया, जिसे वो डेड पॉइंट कहती थी। अब रिकी की मौत पक्की थी। वो तड़प रहा था और सभी कैदी उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर साइक्लोप्स को पता चलता है कि कल वार्डन यहाँ आने वाला है। ये खबर उसके लिए बहुत डरावनी थी, क्योंकि अगर वार्डन को सच पता चलता तो उसकी शामत आनी तय थी। रिकी जल्द ही उसके अटैक से रिकवर कर जाता है, जो देखकर वोंग चौंक जाती है, क्योंकि ये नामुमकिन था। हालांकि इसके बावजूद आज रात उसका मरना पक्का था।
एक ने उसकी बॉडी में नुकीली सुइयां चुभा चुभा कर रिकी की बॉडी को आटे की बोरी की तरह सिल दिया। कितामाकुरा उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो भी कैदी अपनी सेल में नहीं जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। इसके बाद गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन निशाना रिकी ही था। वो किसी तरह जान बचाते हुए एक कमरे में आ पहुंचा, पर तभी पूरा कमरा सीमेंट से भरने लगा। रिकी लोहे के गेट को चीरता हुआ बाहर निकल आया और उसने कितामा की भी जान बचा ली। वार्डन उसे फिर से जिंदा पाकर निराश हो गया था। जल्द ही रिकी की बॉडी पर लगा सीमेंट सूख जाता है और वो किसी पत्थर के स्टेचू की तरह धड़ाम से नीचे गिरता है। वार्डन ने कहा, सारे सबूत मिटा दो, कल वार्डन आने वाले हैं, मुझे पहले उनकी खातिरदारी करनी है, इनसे मैं बाद में निपटूंगा। अगले दिन सभी गार्ड वार्डन के स्वागत के लिए लाइन में खड़े थे। तेज धूप में घंटों इंतजार करने के बाद भी वार्डन का कोई अता पता नहीं था। कुछ गार्ड तो थककर वहीं खड़े खड़े झपकी लेने लगे, लेकिन फिर अचानक एक गाड़ी आती दिखाई दी और सब तुरंत अलर्ट हो गए। वार्डन के साथ उसका हरामखोर बेटा भी आया था, जो मस्ती करते करते कारपेट पर फिसल जाता है। वार्डन ने पूछा, कारपेट किसने बिछाया था? साइक्लोप्स ने तुरंत एक कैदी उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया और झूठ बोल दिया, सर यही था। इतना सुनते ही वार्डन ने बिना कुछ सोचे उस कैदी की आंखें फोड़ दी। वार्डन ने साइक्लोप्स से पूछा, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ था? इस सवाल ने तो उसके पसीने छुड़ा दिए, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसने कहा, कुछ कैदी बगावत पर उतर आए थे तो हमें उनमें से कुछ को मारना पड़ा। वार्डन ने कहा, हर महीने यहाँ कोई ना कोई मर ही जाता है। तुम जानते हो कि पूरे देश में इससे सस्ते मजदूर हमें कहीं नहीं मिलेंगे। उन्हें भूख या बीमारी से मरने मत दो, जिंदा रखो ताकि काम होता रहे। खैर, इतना तो वार्डन ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि किसी ने उसके ओपियम के फार्म जला डाले तो उसे हार्ट अटैक आ गया। साइक्लोप्स ने फौरन उसे दवा दी, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर गुस्सा वो तो रिकी को मारकर ही शांत होता। उधर रिकी अब भी पूरी तरह सीमेंट में जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वार्डन सामने आया, रिकी ने सीमेंट की मोटी लेयर को तोड़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। रिकी उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी कितामा ने पीछे से आकर उसे जोर की लात मारी, जिससे रिकी दूर जा गिरा। इसके बाद उसने रिकी के हाथों को जेल की सलाखों में जकड़ दिया और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। इसके बाद उसने रिकी का सिर पकड़ा और उसे इतनी जोर से दबाया कि उसके सिर से खून बहने लगा। इससे पहले कि वो रिकी के 2 टुकड़े कर देता, रिकी पलटवार करता है और कितामा के जबड़े पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसका जबड़ा तरबूज की तरह फट जाता है। कितामा को हारता देख वार्डन ने एक बटन दबाया और जेल की छत धीरे धीरे नीचे आने लगी। रिकी ने हाइड्रोलिक प्रेस को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें अब उतनी ताकत नहीं बची थी। ऊपर से वार्डन ने उस पर स्टन गन से 1 लाख वोल्ट का झटका भी दे दिया, जिससे रिकी और कमजोर हो गया। रिकी को मारने के चक्कर में वो ये भूल ही गए थे कि कितामा भी अंदर फंसा हुआ था। अपने साथ ये धोखा होते देख कितामा ने रिकी की मदद की और उसे अपनी जान बचाने को कहा। रिकी तो बच गया, लेकिन कितामा उस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबकर मारा गया। रिकी वार्डन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी वार्डन ने एक बटन दबाया और रिकी सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। इसके बाद रिकी को जंजीरों में बांधकर सभी कैदियों के सामने लाया जाता है। वार्डन ने उन्हें आर्डर दिया कि सब बारी बारी रिकी को दफनाना शुरू करें। उनमें से कुछ कैदियों ने रिकी के साथ हो रहे इस अत्याचार का विरोध किया और कहा, हम रिकी को मारने में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वार्डन ऐसे लोगों को गोलियों से भुनवा देता है, जिसके बाद बाकी कैदी डर के मारे रिकी को एक एक कर दफनाने लगते हैं। वार्डन ने कहा, हम इसे 7 दिन बाद दोबारा बाहर निकालेंगे और अगर तब तक ये जिंदा बच गया तो रिकी की सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। लेकिन ये बस दिखावा था, क्योंकि वार्डन जानता था कि बिना खाना और पानी के कोई इतने दिन जिंदा नहीं रह सकता। सांस लेने के लिए उन्होंने रिकी के मुंह के पास एक पाइप लगाई और उसे मिट्टी में दफनाकर छोड़ दिया गया। सभी कैदी बस रिकी के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्हें लगा कि वो अब तक मर चुका होगा, पर तभी उन्हें जमीन के नीचे से एक धुन सुनाई देती है, जिसे रिकी अपने मुंह से बजा रहा था। उसे जिंदा पाकर सभी में खुशी की लहर दौड़ उठी। एक डॉग वहीं पास में टहल रहा होता है। वोंग उसे मारकर उसके लिवर को पाइप में डाल देती है ताकि रिकी को ऑक्सीजन ना मिले। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम रिकी की गर्लफ्रेंड मिसाई को देखते हैं। एक दिन जब मिसाई लाइब्रेरी से वापस लौट रही थी, तभी उसने कुछ लोगों को देखा जो ड्रग्स ले रहे थे। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक होटल में ले आए। वो उसका रेप करके उसे मारने वाले थे, पर जैसे ही मिसाई को होश आया, वो वहां से भाग गई
और खुद के साथ कुछ गलत होने के डर से वो छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। जब रिकी को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से में ड्रग डीलर के पास गया। उसे देखकर उसने रिकी पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, लेकिन रिकी सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ा और उसे मार दिया। यही उसका जुर्म था जिसके लिए उसे 10 साल की सजा मिली। वहीं दूसरी तरफ 7 दिन पूरे हो चुके थे। अब वक्त था रिकी की लाश निकालने का। एक जेसीबी मशीन की मदद से वार्डन ने खुदाई करवाई और रिकी को बाहर निकाला। जब उन्होंने उसकी नब्ज चेक की तो पाया कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। वार्डन समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसे दोस्ती करना उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता था। उन्होंने उसे फिर से कैद कर दिया। जब वार्डन ने उसकी रिपोर्ट पढ़ी तो पाया कि उसके अंदर कुछ डिटेल्स मिसिंग थीं। उसने रिकी से पूछा कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, बताओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। रिकी काफी टॉर्चर के बाद भी उन्हें कुछ नहीं बताता। योमी समझ गई थी कि ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसने कुछ ब्लेड्स पीस कर रिकी के मुंह में डाल दिए और उसे बंद करके उसे एक के बाद एक कई तमाचे जड़े। ब्लेड रिकी के मुंह को चीरते हुए उसे पूरा खून से लालम लाल कर देते हैं, पर फिर भी रिकी आखिर तक टिका रहा। इसके बाद उन्होंने उसे सेल में फेंक दिया। वो भूख और प्यास से तड़प रहा था, लेकिन उसी रात एक कैदी चुपके से उसके लिए खाना लेकर आया। उसे खाकर रिकी को थोड़ी ताकत मिली, लेकिन ऐसा करते हुए जेल के खबरी ने उसे देख लिया था। उसने गार्ड्स को बता दिया। इसके बाद साइबोर्ग उस कैदी के सेल में गया और उसे मारकर घसीटता हुआ रिकी के पास ले आया। कई बार आवाज लगाने पर जब रिकी ने दरवाजा नहीं खोला तो साइबोर्ग गार्ड्स के साथ अंदर आया। जैसे ही रिकी को पता चला कि जिसने रात को उसे खाना दिया था उसे मार दिया गया है, तो रिकी ने साइबोर्ग को बहुत पीटा। साइबोर्ग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन बाकी कैदियों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर उन लोगों ने उसे बहुत मारा। जल्द ही गार्ड्स और कैदियों में दंगे शुरू हो गए और पूरे जेल में अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ वार्डन इन सब से बेखबर जेल का इंस्पेक्शन कर रहा था। इंस्पेक्शन के दौरान उसने एक कैदी को अपने बेटे के बारे में कुछ गलत बोलते हुए सुन लिया, जिसके बाद उसने उसके दोनों हाथ काट दिए ताकि कोई और ऐसी गलती ना दोहराए। तभी वहां रिकी आ जाता है। वार्डन ने उस पर एक खास तरह की गोली चलाई जो शरीर में जाकर अंदर से फट जाती थी। रिकी ने साइबोर्ग को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और वो गोलियां उसके शरीर को चीरते हुए उसके अंदर ही फट गई, जिससे साइबोर्ग के टुकड़े हो गए। जल्द ही उनकी फाइट इंटेंस हो गई। रिकी अकेला उन सभी का सामना करता है। वोंग ने उस पर एक के बाद एक जानलेवा वार किए, पर रिकी उसके पैरों को तोड़ देता है। दूसरा कप्तान उसकी ये हालत देखकर डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने उसे खुद ऊपर वाले के पास पहुंचा दिया। अब वार्डन और रिकी आमने सामने थे। वार्डन गार्ड्स को उसके बेटे को वहां से दूर ले जाने को कहता है। उसके जाते ही रिकी ने उसे एक ही पंच में दूर फेंक दिया, लेकिन हम देखते हैं कि वार्डन को एक खरोच भी नहीं आई। जल्द ही वार्डन अपना इंसानी रूप छोड़कर एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पता चलता है कि उसके पास भी रिकी की तरह सुपर पावर्स थीं, बस उसे उसका इस्तेमाल करने के लिए अपने इस भयानक रूप में आना होता था। रिकी ने उसे एक पंच मारा जो सीधा उसके पेट के पार चला गया, लेकिन वार्डन को कुछ महसूस नहीं हुआ। मार खाकर रिकी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन तभी उसे अपने अंकल की कही एक बात याद आई। हर मॉन्स्टर की एक कमजोरी होती है, उसे ढूंढो और वहीं वार करो। रिकी ने देखा कि पास में ही एक मीट ग्राइंडर चल रहा था। उसने वार्डन को उठाया और उसे ग्राइंडर में फेंक दिया। उसके शरीर के टुकड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने रिकी को अपने साथ घसीटने की कोशिश की। देखते ही देखते पूरा कमरा खून से लाल हो गया, पर रिकी पीछे नहीं हटा। उसने अपना पूरा जोर लगाया और वार्डन को अंदर धकेलता गया। आखिर में सिर्फ उसकी मुंडी ही बची, जिसे लेकर वो बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर गार्ड्स और कैदी आपस में लड़ रहे थे। रिकी उनके पास आया और उन्हें बताया कि वार्डन मर चुका है, अब तुम सब आजाद हो। आखिर में रिकी ने जेल की दीवारें तोड़ दी, जिससे सभी कैदियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।